हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रत्यंका एजुकेशन। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम सबसे पहले फिजिकल पोजीशन ऑफ इंडिया को देखेंगे, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें और जितना भी ज्योग्राफी वाला पार्ट है जो इंडिया से रिलेटेड है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप देख रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, ये भारत का मैप है। हम स्कूल टाइम से इससे परिचित हैं, इस मैप से। भारत के मैप की यदि बात की जाए फ्रेंड्स, तो काफ़ी रोचक और सुंदर मैप है हमारा। भारत का नक्शा जो है काफ़ी सुंदर है, चतुष्कोणीय है, 4 दिशाओं को लिए हुए हैं। 4 दिशाएं जिससे आप परिचित ही होंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमेशा जब दिशा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 4 दिशाएं, जिसमें हमेशा ऊपर जो शीर्ष होता है वो उत्तर दिशा होती है, निचला भाग दक्षिण दिशा कहलाती है, इधर दाहिनी ओर, हमारे दाहिने हाथ की ओर पूर्व दिशा, और बाहिने हाथ की ओर आपकी हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है। उत्तर को कहेंगे नॉर्थ, दक्षिण को कहेंगे साउथ, और पूर्व को कहेंगे ईस्ट, और पश्चिम को कहेंगे वेस्ट। ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़रूरी है। ये समय समय पे हमें हर जगह पे हर मैप को देखने में सुविधा मुहैया करवाएगी। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यदि कोई किसी प्लेस की हम बात करें और वो यहाँ पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्वी दिशा। तो ये वाली जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये ऊपर की साइड है। ये जो लाइन है इसके ऊपर की साइड है, मतलब उत्तर दिशा में है ना। सेंट्रल, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया आपका। इससे ऊपर की साइड है तो मतलब उत्तर दिशा में है और उत्तर की ओर है। लेकिन यदि इस वाली दिशा की बात की जाए तो ये किस दिशा के अंतर्गत आ रहा है? पूर्व दिशा के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ है, इधर नहीं है, एकदम उत्तर दिशा के सीध में नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछे में है। तो इस यहाँ पे यदि कोई भी स्थिति हम बताते हैं तो उसके यदि डायरेक्शन बताते हैं तो क्या कहेंगे? हम उत्तर पूर्वी दिशा है। यदि यहाँ पे है कोई राज्य और हम उसे बता रहे हैं तो कौन सी दिशा बताएंगे उसकी? उत्तर पश्चिम। आप समझ ही गए होंगे उत्तर क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट से ऊपर की ओर है तो उत्तर, और इस दिशा में है, यहाँ पर ना होते हुए इस दिशा, इसका झुकाव इस दिशा की ओर, तो इधर कौन सी दिशा आ जाती है? पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ना तो एग्जैक्ट पश्चिम होगी, ना ही एग्जैक्ट उत्तर होगी, दोनों के बीच में, मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी राज्य हो और उसकी लोकेशन हमने बताई है, इन दिशा के बारे में यहाँ पे जो भी स्थिति है, जिसके भी बारे में हम बात करें तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। इसी तरह यदि हम नीचे देखें, सेंट्रल पॉइंट से नीचे की साइड, यदि यहाँ पे कोई राज्य स्थित है या फिर यहाँ पे हमें किसी स्थान की लोकेशन बतानी है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये न तो एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट से नीचे की बात हो रही है, तो ये न तो एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में है और ना ही एग्जैक्ट पूर्व दिशा में है। ठीक है। तो क्या कहेंगे? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्वी दिशा हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर लोकेशन हुई तो ना ही एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में, ना ही पश्चिम में, जो कि सेंट्रल पॉइंट से नीचे है, तो दक्षिण और ईस्ट साइड पे है ना। और एग्जैक्ट दक्षिण यहाँ पे तो है ही नहीं, दक्षिण दिशा के ऊपर, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिमी दिशा। आई होप आपको दिशाएं समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से डायरेक्शन है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर और पूर्व के मध्य में है तो उत्तर पूर्वी दिशा में, अगर उत्तर और पश्चिम के मध्य में तो उत्तर पश्चिमी दिशा में, यदि पूर्व, दक्षिण और पूर्व के मध्य में तो दक्षिण पूर्वी दिशा, और यदि दक्षिण और पश्चिम के मध्य में तो दक्षिण पश्चिमी दिशा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी डायरेक्शंस। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे भारत, जो कि एक चतुष्कोणीय देश है ना। किस तरह का देश है? चतुष्कोणीय देश है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित, इसकी जो स्थिति है, हमारे 7 महाद्वीप है, आप सभी जानते ही होंगे 7 महाद्वीप है। उनमें से एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके अंतर्गत आता है हमारा भारत देश। ये क्षेत्रफल में ना तो बहुत अधिक बड़ा है ना। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है आपका भारत। इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
हमेशा यदि क्षेत्रफल हम किसी भी स्थान का बताते हैं तो उसे मापने की जो इकाई होती है वर्ग किलोमीटर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा कि ये आंकड़ा दे देंगे और यहाँ पीछे का जो पैमाना है वो चेंज कर देंगे, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वर्ग किलोमीटर याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके राज्यों की बात कर लेते हैं। भारत में कितने राज्य हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, है ना फ्रेंड्स। अभी काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है, आप सभी ने देखा ही होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर वाला ये जो भाग था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है और इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह पहले कितने थे, पहले 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू कश्मीर हट ही गया है पूरी तरीके से, राज्यों जो स्टेट का लेवल था इससे छीन लिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हट गया तो 29 जो स्टेट थे वो अब कितने हो गई है, 28 स्टेट्स हो गई है। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो पहले कितने थे, वो पहले थे आपके 6, तो जो कि अब हो गए हैं 8। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को भी। सो हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य किस पोजीशन पे है। सबसे पहले हम ये इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो हम उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी उत्तर दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम, जैसे कि हमने समझ लिया है। तो ये वाला जो राज्य हमें ऊपर की साइड दिख रहा है, फ्रेंड्स आप लोग भी मैप के जरिए या फिर एटलस लेके रखिए और इसे देखते चलिए, साथ में ही एक ब्लैंक मैप बनाइए और इसमें इसे प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी ज़रूरी है, हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट किस पोजीशन पे स्थित है। ठीक, किस पोजीशन पे ये हमें पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये है आपका लद्दाख। लद्दाख के ये वाला जो पूरा एरिया है ना, पहले ये पूरा एरिया जो शीर्ष कहलाता है, हमारे भारत का जो शीर्ष कहलाता है, ये वाला एरिया, ये ऊपर का जो भाग था ये पूरा जम्मू कश्मीर कहलाता था, है ना। लद्दाख इसके अंतर्गत आने वाला एक जिला था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश अलग से बन गया है, जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा दी गई है। सो ये है आपका ऊपर लद्दाख, उसके नीचे आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में ये यहाँ पर देखा जाए तो एक लीफ के आकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ये जैसे कि एक फ्लावर होता है, उसमें 4 पंखुड़ियाँ वाला फ्लावर जो होता है ना, वैसी स्ट्रक्चर बन रही है। तो आप उससे याद रखिएगा इनकी लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी मददगार होगा, तो हम याद करते हुए भी चलते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर के नीचे, ये जैसे हमने 4 लीफ ले लिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो है पहली हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी, त्रासदी हुई थी, आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ वगैरह में फेमस हुआ था, आपने देखा ही होगा केदारनाथ में। सो ये यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, ये है आपका हरियाणा और ये है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब, ये है पंजाब। पंजाब जिसकी बाउंड्री आपकी पाकिस्तान से भी शेयर होती है, जानते हैं काफ़ी यहाँ पे इस कारण से काफ़ी आवाजाही और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर भी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, जिसके तहत ही ये सारे बदलाव किए गए, काफ़ी ज़रूरी भी था समय के साथ में। सो ये 4 हो गई आपकी लिस्ट जो हमने तैयार की थी। तो ये हो गया आपका लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, और ये जो 4 लिस्ट्स थी इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, ये 4 स्टेट हो गई। ठीक है, इससे लगा हुआ पंजाब हरियाणा ये हो गया। अब इस लिस्ट से लगा हुआ ये आपका यूपी, काफ़ी फेमस है यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। सियासी तौर पे भी यदि देखा जाए तो यही यदि केंद्र में जो भी सरकार बैठने वाली होती है तो यूपी ही तय करता है। यूपी का जो वोटर बैंक है काफ़ी मायने रखता है केंद्र में सरकार को बिठाने में। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी है और क्षेत्रफल भी अच्छा खासा है यूपी का। सो उत्तर प्रदेश के पास में जस्ट है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में आ जाएगा बिहार और बिहार जिससे अलग हुआ राज्य है झारखंड, वो उसके नीचे है, बिहार के नीचे झारखंड। और बिहार जो कि अपनी बाउंड्री यूपी के साथ में शेयर करता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पे, जो कि ये अंदर तक घुसा हुआ है। ठीक है,
यहाँ तक ऐसे लंबे लंबे से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार और झाबुआ से इसकी बाउंड्री टच होती है, ये साथ में सिक्किम, ये जो एस लिखा हुआ है ये सिक्किम राज्य है, इससे भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया है उत्तर प्रदेश देख लिया है, बिहार देख लिया है, बिहार से ये अलग हुआ राज्य झारखंड देख लिया है, झारखंड के बाद में हमने यहाँ वेस्ट बंगाल देखा, वेस्ट बंगाल जिसकी बाउंड्री बिहार और झारखंड के साथ तो मिलती है, प्लस ये एक और अदर स्टेट सिक्किम से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है ना, ये जो एस लिखा है ये सिक्किम राज्य है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये पूर्वांचल वाले राज्य देख लेते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं और ख़ास ज़रूरी इन्हें ही याद रखना होता है, हम इन्हें याद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे जानते ही हैं कि जो हमारा हिमालय ऐसे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो जो आखिरी स्टेट है हिमालय, जहाँ पर जो भारत में जो हिमालय फैला हुआ है और उसकी पर्वत जहाँ जिस राज्य तक फैले हुए हैं, उसमें जो आखिरी स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आ गया लास्ट में। अरुणाचल प्रदेश ए से स्टार्ट हुआ, अरुणाचल प्रदेश, और ये आसाम उसके नीचे ए है ना। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम ये हो गए, और आसाम के नीचे आ गया आपका मेघालय, है ना। आसाम के नीचे क्या आ गया है आपका, मेघालय आ गया है। तो ये तीन याद हो गए, अरुणाचल, असम, असम एम से खत्म हो रहा है इसलिए मेघालय यहाँ पे आ गया है, असम, है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से अगर ये जैसे कि यहाँ पे जो कट हो रहा है, जो जैसे झुकाव हुआ है, अचानक से यहाँ टर्न हुआ है, तो टर्न पे क्या आ जाता है आपका, नागालैंड आ जाता है, नागालैंड और मणिपुर। अच्छा, इससे कैसे याद रखेंगे, जैसे नाग, हम पुरानी पिक्चरें फिल्में वगैरह देखते तो उसमें क्या होता है कि नाग बताते हैं और मणि से रिलेटेड वो मूवीज़ होती थी कि मणि वगैरह इच्छाधारी नागिन है, उसकी मणि है। तो यहाँ पे हम इजीली याद कर सकते हैं नागालैंड, नागालैंड का नाग और मणिपुर, है ना। तो नागालैंड, उसके नीचे क्या आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा। ये दो हो जाएंगे यहाँ पे, नागालैंड, मणिपुर, और उसके जो मणि यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये दो भागों में ऐसे विभाजित हैं, दो लाइनें हैं यहाँ पे ना, दो कट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बांग्लादेश के पास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिपुर एम से है, तो एम से ही नीचे उसके एक और राज्य आ जाएगा मिजोरम, और मिजोरम के पास में आ जाएंगे त्रिपुरा, है ना। तीन नेत्र किसके हैं, शंकर भगवान के, तो इससे त्रिपुरा से रिलेटेड कर लीजिएगा उसे भी। तो क्या हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर एम से है तो मिजोरम भी यहाँ पे पास में आ गया, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के पास में आ जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आई होप आपको याद हो गए होंगे। यहाँ सिक्किम आपने देख ही लिया था, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ए से स्टार्ट होता है तो इसके नीचे असम, असम के नीचे मेघालय, ये तीन हो गए। फिर इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इतना कवर कर लिया, लगभग जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र है हमने पूरा कवर कर लिया है, मैदानी भाग वगैरह थोड़ा बहुत। अब हम इधर नीचे की साइड चलते हैं। अब हम मध्य प्रदेश पे फोकस्ड हो जाते हैं, जो चूँकि हमें पता है मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, केंद्र वाला प्रदेश है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी गई है। और मध्य प्रदेश जैसे उसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि मध्य में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। तो इसके आसपास के राज्यों को देख लेते हैं, इससे हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ यूपी की हमने बात कर ही ली थी, जो कि मध्य प्रदेश से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश के यदि उत्तर में देखा जाए तो यूपी है, और इधर की साइड देखा जाए उत्तर पश्चिमी दिशा में देखा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, पश्चिमी दिशा में देखा जाए तो गुजरात है, और दक्षिण की साइड देखा जाए तो महाराष्ट्र आ जाएगा, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। मध्य प्रदेश आसपास कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, यूपी जिसकी बात हमने कर ही ली, राजस्थान है यहाँ पे, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जिससे बाउंड्री शेयर करता है वो है आपका उड़ीसा। पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही आता था, उस समय उड़ीसा मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन अब किससे करता है, छत्तीसगढ़ से करता है। तो ये आ गया आपका उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिससे अभी थोड़े समय पहले ही अलग हुआ राज्य और नवीन राज्य बना है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना हो जाएगा, जो कि अब महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो महाराष्ट्र तो यहाँ था ही, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, ये दोनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के जस्ट सामने यहाँ पे अब देखिए प्रायद्वीपीय भाग आ गया और ये संकरा हो गया है ना। पहले क्या था, यहाँ काफ़ी चौड़ा था, भारत का जो भूभाग देखा जाए क्षेत्र ना, एरिया देखा जाए तो यहाँ काफ़ी चौड़ा था, और धीरे धीरे जैसे ये दक्षिण प्रायद्वीप की तरफ आया तो ये सकरा होता जा रहा है। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ पे याद रखना। आंध्र प्रदेश के जस्ट सामने कर्नाटक हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट सामने क्या आ जाएगा, केरल, के से यहाँ पे हैं। ठीक है, कर्नाटक,
केरल, कर्नाटक केरल। और यहाँ पे छोटा सा ये जो भाग है, यहाँ पे छोटा सा है, ये आपका हो जाएगा गोवा है। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका गोवा, ये गोवा वाला पार्ट हो जाएगा। कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, टी बीच में ए आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश तक याद ही रहेगा क्योंकि तेलंगाना उसी से अलग होता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली है मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स वगैरह हैं उनके बारे में। इधर की साइड यदि बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है, और ये वाला जो भाग है ये अरेबियन सी वाला भाग है, अरब सागर वाला भाग है ना। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये वाला जो भाग है ये अरब सागर का भाग है। आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मैप। ये मैप याद करना काफ़ी ज़रूरी है, और हमें पता भी होना चाहिए इंडियंस होने के नाते कि हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट है ना। हमारा इंडिया कैसा दिखता है, किस तरह का मैप है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे द्वीपों की यदि बात की जाए जो कि हमें यूटी के यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना ही होगा, तो वो यहाँ पर है आपका, ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर की साइड है आपका लक्षद्वीप, दमन द्वीप वगैरह यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में ही यहाँ पे ही है उनकी लोकेशन। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी भी उसके कई हिस्से हम आगे पढ़ेंगे पौंडीचेरी के बारे में। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये अलग अलग राज्यों में इसके थोड़े पार्ट में डिवाइड है पौंडीचेरी, तो हम उसके बारे में विस्तृत से चर्चा कर लेंगे जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तटीय जो प्रदेश है उनके बारे में जानेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप कंप्लीट हो गया होगा, शायद ही कुछ छूटा होगा अभी। अच्छा, आपका हरियाणा वगैरह, हरियाणा भी आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, और दिल्ली भी आ जाएगा आपका, है ना। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये जो स्टेट्स हैं ये हमने देख लिए उनकी लोकेशन वगैरह। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम भारत के बारे में। तो चूँकि मैंने बताया था आपको क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, जो क्षेत्रफल है हमारे भारत का, जो कि ना ही बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और ना ही बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है। ये मध्यम क्षेत्रफल है, मध्यम है। और हमारा जो भारत है काफ़ी विविधता लिए हुए हैं, काफ़ी विविधता मतलब इसकी भौगोलिक, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे 4-5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मतलब कहीं कहीं पे 4 हिस्सों में बांटा गया है, कहीं किन किताबों में 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो वे 5 भाग कौन कौन से हम देख लेते हैं, 4-5 भाग जो भी। जैसे कि इसका पर्वतीय क्षेत्र है ना, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, फिर पहाड़ी क्षेत्र, फिर मैदानी भाग हो जाएगा, यूपी वगैरह मैदानी भाग। फिर जैसे कि राजस्थान गुजरात का कुछ क्षेत्र है ये मरुस्थलीय भाग हो जाएगा, और तटीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो भाग है ये तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह की जो विविधता है, अलग अलग विविधता है, पठारीय क्षेत्र हो जाएगा ना, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे। तो ये जो विविधता है अलग अलग प्रकार की इनकी भौगोलिक स्थिति में, इसी कारण भारत को क्या कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें कई लक्षण ऐसे हैं जो महाद्वीप को डिनोट करते हैं, महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक महाद्वीप में जितनी विविधताएं देखी जाती हैं वो हमारे इस भारत देश में है देखी जाती है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे इसमें जो स्टेट्स हैं ना, हमने देखी है 28 स्टेट्स है, तो किस तरह बटी हुई है। सबसे पूर्वी स्टेट्स कौन सी भारत की दिशा के अंतर्गत देख लेते हैं, उत्तरी कौन सी, दक्षिणी कौन सी, पश्चिमी कौन सी। तो यदि हम पूर्व में चलते हैं तो सबसे पूर्वी यदि कोई स्टेट है हमारे भारत की, सबसे पूर्वी स्टेट है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में देख ही रहे होंगे, है ना। सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है यहाँ पे पूर्व साइड में। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, तो सबसे पहले यदि सूर्योदय होता होगा तो सबसे पहले कहाँ पर दिखता होगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखता होगा। भारत के राज्य की बात करें, भारत में यदि सबसे पहले सूर्योदय होता है कहाँ होता होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यदि हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सी हो जाएगी हमारी, गुजरात हो जाएगी। उत्तर में बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर हम पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब लद्दाख हो जाएगा। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण देखिए केरल
सबसे, केरल यहाँ से कट जाता है, उसके बाद तमिलनाडु हो जाता है, तो सबसे दक्षिणी यदि स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली। अब हम इसमें भी देख लेते हैं रफ एक, जैसे हमने ये बात करी थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, तो उत्तरी स्टेट यदि देखी जाए तो कौन सी हो जाएगी, आपका लद्दाख हो जाएगी। पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, यदि पश्चिम दिशा की बात करें तो हो जाएगा आपका गुजरात, और दक्षिण में बात करें तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हमने कर ली स्टेट्स की बात, लेकिन स्टेट में भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो सबसे अंतिम छोर को रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे कि गुजरात में भी कोई गांव, जिला, तहसील या कुछ भी ऐसा स्थान होगा जो सब भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र होगा ना, जो टच करता होगा जैसे कि गुजरात पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, तो पाकिस्तान से जुड़ने वाला वो कौन सा गांव है या कौन सा क्षेत्र है उसको हम देखते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो म्यांमार से अगर अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो म्यांमार में कौन सा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है जो म्यांमार से या चीन से जिससे भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। लद्दाख का कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है, उसे क्या नाम दिया गया है, वो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका जो अंतिम छोर है ना, जो कि भारत का यदि हम पूर्वी छोर एकदम देखा जाए, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो है आपका वलांगू। वलांगू ये क्षेत्र है भारत का सबसे पूर्वी छोर, वलांगू। गुजरात में यदि देखा जाए तो उसे कहा जाता है सरक्रिक, ये तो पूछा ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी। लद्दाख में अंतिम पॉइंट अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और तमिलनाडु क्षेत्र का यदि अंतिम भाग देखा जाए, तमिलनाडु क्षेत्र या फिर तमिलनाडु क्षेत्र तो स्टेट के तौर पर अंतिम है ही, लेकिन यदि हम जैसे कि हमने यहाँ लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी लिया है, तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा यूटी के तहत, है ना। यूटी को हमने यहाँ पे अगर इन्वॉल्व किया है, सॉरी फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु अंतिम क्षेत्र नहीं होगा, ये तो जैसे स्थलीय भाग में हो गया तमिलनाडु, है ना। लेकिन यदि ऐसे देखा जाए भारत का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे कट करके देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें ही स्थित है एक पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका सबसे दक्षिणी छोर हमारे भारत का। तो ये हो गए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हमने पता कर लिया, है ना। पश्चिम में है सरक्रिक, पूर्व में है वलांगू, उत्तर में है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ये डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो भारत का यदि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत फैला हुआ है ना। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे जैसे कि मैं एक रफ बना देती हूँ आपको, कि ये जैसे ग्लोब है हमारा, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। इसमें जो मध्य की रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आड़ी है, इसलिए इसे का जो ग्लोब पे आड़ी रेखा है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, अक्षांशीय रेखा हो गई। तो 0 डिग्री है यहाँ पे, और एक जो ग्लोब पे खड़ी रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है देशांतरी रेखा, ठीक है। तो ये सपोज एक ही देशांतरी रेखा है, इसे भी हम 0 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब हम जियोग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तो अक्षांशीय और देशांतरी रेखा है, लेकिन अभी यहाँ पे आप रफ तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो 0 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है इसे हमने नाम दिया है भूमध्य रेखा, है ना। चूँकि ये मध्य में है भूमि के, इसलिए मतलब पृथ्वी के, इसलिए भूमध्य रेखा कहा गया है इसे। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है, ये जो आधा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आधा भाग है ना, ये वाला जो आधा है, ये वाला भाग भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी भाग कहलाएगा पृथ्वी का। कौन सा भाग, उत्तरी भाग।
और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा दक्षिणी भाग, पृथ्वी का दक्षिणी भाग कहलाएगा। ठीक है। और ये वाली जो देशांतर रेखा है, ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखा क्या कहा जाता है, देशांतरी रेखा। तो देशांतरी रेखा के इस साइड वाला भाग, ये वाला भाग है ना, ये वाला हाफ भाग, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, यहाँ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, तो पूर्वी भाग कहलाएगा। और देशांतरी रेखा के इस वाला क्षेत्र, मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका उत्तरी भाग, समझ में आ गया। ये उत्तरी भाग, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, पूरा अर्धवृत्ताकार वाला भाग, ये उत्तरी भाग हो जाएगा पूरा, है ना। ये नीचे वाला अर्धवृत्ताकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग हो जाएगा। अब हम देशांतर रेखा की यदि बात की जाए तो देशांतर रेखा के इधर वाला जो अर्धवृत्ताकार भाग है, ये पूर्वी भाग हो जाएगा। और देशांतर रेखा के इधर वाला जो अर्धवृत्ताकार भाग है, वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी भाग हो जाएगा। अब चूंकि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप स्थित है, आप सभी जानते ही हैं। तो ये 7 महाद्वीप में यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूरेशियन जो प्लेट है वो यहाँ पे, और यूरेशियन प्लेट में यूरोप आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका एशिया आ जाएगा। तो एशिया महाद्वीप में, जैसे सपोज ये वाला भाग एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में, है ना, कि नीचे, अब ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे भी डायरेक्शंस होगी, है ना। तो ऊपर का जो भाग क्या हो जाएगा, ये उत्तरी भाग हो जाएगा, नीचे का दक्षिणी हो जाएगा, इधर का पूर्वी, इधर का पश्चिमी हो जाएगा। तो यहाँ दक्षिणी छोर है, यहाँ पे कहीं हमारा भारत देश स्थित है ना। ये हमारा क्या है, भारत। एक रफ मैं बता रही हूँ, ये वाला जो भाग है, ये भारत वाला भाग है। तो भारत एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या हो गई, यदि भूमध्य रेखा के ऊपर है तो क्या हो गया, उत्तर हो गया। और देशांतरी रेखा के इस साइड दाहिनी ओर है तो क्या हो जाएगा, ये पूर्वी हो जाएगा। इसलिए इसे उत्तर पूर्वी भाग कहते हैं। ठीक है, कौन सा भाग हो जाएगा, ये उत्तर पूर्वी। तो यदि हम अक्षांशीय रेखा पर इसकी स्थिति को देखेंगे तो क्या करें, बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय तौर पे कौन सा देशांतर हो जाएगा, देशांतर के कौन से भाग में आ जाएगा, ये पूर्वी देशांतर। तो अब हम इसकी स्थिति डिस्कस करती है, तो आपको करते हैं हम, सॉरी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारे भारत की स्थिति। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए आया ना ये आंकड़ा, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश क्यों है, आई होप आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो चुका होगा। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर कौन सा, पूर्वी देशांतर। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो देखो यहाँ से नीचे से मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ नीचे भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे कि फिर ये अक्षांश रेखा आएगी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ते हुए जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि 8 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है, वहाँ से हमारा भारत की स्थलीय पोजीशन चालू होती है। ठीक है, हम द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा कॉलम जो दक्षिणतम भारत का हिस्सा बताया था, वो 6 डिग्री 4 मिनट के समथिंग पोजीशन पे है। तो उसको हम अभी नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे स्थलीय स्थिति से देखेंगे जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है भारत का। तो यहाँ पे यदि कोई जो अक्षांशीय रेखा यहाँ से गुजर रही है वो कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आड़ी है इसलिए अक्षांश रेखा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के कहाँ तक है हमारा भारत, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। अब देशांतर रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है, खड़ी होके ऐसे चल रही है इधर की साइड में। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो गुजरात का जो ये सर्किक वाला पॉइंट है, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी क्यों पता है, देशांतर रेखा के जो 0 डिग्री देशांतर है उसका दाहिना वाला भाग है, इसलिए पूर्वी हिस्सा है ये। तो यहाँ से है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा के अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। तो यहाँ का जो बोलांगू वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाला हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम लंबाई एवं चौड़ाई की यदि बात करें तो भारत लंबाई में बहुत अधिक है चौड़ाई की तुलना में, है ना। तो लंबाई में यदि हम लद्दाख से निकले, है ना, लद्दाख वाले सबसे ऊपर वाले छोर से निकले लद्दाख के, और हम पहुँचे तमिलनाडु,
तो इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होगी 3214 किलोमीटर। कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की। तो लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो लेंथ कितनी है? लंबाई, भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? किस राज्य से किस राज्य? गुजरात से यदि हम अरुणाचल प्रदेश के लिए निकलते हैं, है ना, क्योंकि अंतिम पॉइंट यहाँ पे पूर्वी दिशा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। या तो हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर जाए या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाए, इनके लास्ट पॉइंट में जाए, है ना। गुजरात के फर्स्ट पॉइंट से निकल के यहाँ से यहाँ पे अगर हम जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम सर्क्रिक से निकल के बोलांगू जाते हैं, तो उसकी चौड़ाई भारत की यदि देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो ये बात कर ली हमने भारत की लंबाई और एवं चौड़ाई की। अब विश्व में यदि इसके क्षेत्रफल को देखा जाए, जो कि हमने चर्चा कर ली है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया। तो विश्व में इसका 7वां स्थान है। इससे 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पूरे विश्व में इससे बड़ी है, 6 कंट्री। और 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत देश, जो कि पूरे विश्व का कुल टोटल कितना भूभाग लिए हुए हैं? तो 2.4% भूभाग लिए हुए हैं। कितना भाग लिए हुए हैं? इसका जो पूरा यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व में 7th रैंक है, तो इसकी, है ना, 7th पोजीशन है, 7वीं स्थिति है। और कुल क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया वीडियो। लंबी हो रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। और बहुत सारे मानक स्थिति वगैरह भारत की बची हुई है, और हम सारे जितनी भी कंट्रीज़ है जिससे भारत अपनी सीमाएं शेयर करता है, हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम इस तरह से ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ठीक है फ्रेंड्स।